वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल। आज का वीडियो फिजिक्स क्लास 12th के एनसीईआरटी की जो मेन पुस्तक है उससे रिलेटेड है। हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज इस समय चल रहा है हमारे सामने 9 और चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 से आगे वाले प्रश्नों को हम यहाँ पर सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, और ये है हमारा एक्सरसाइज 9 और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा फिजिक्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि किसी वेधशाला की विशाल दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 15 मीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयोग की गई हो तो आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि दूरबीन का कोणीय आवर्धन क्या होगा। इसके बाद इसी का जो बी नंबर है वो है यदि इस दूरबीन का उपयोग चंद्रमा के अवलोकन करने के लिए किया जाए तो अभिदृश्यक लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा। चंद्रमा का व्यास 3.48 गुणे 10 की घात 6 मीटर और चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या 3.8 गुणे 10 की घात 8 मीटर है। आइए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो डाटा दिया गया है वो हम नोट करेंगे, इसके बाद हम सवालों को यूज करेंगे और ए और बी नंबर करके हम सवालों को हल करेंगे। सबसे पहले नोट करते हैं अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। तो नोट डाउन किया अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और इसे हम लोग बोलते हैं एफ ओ बराबर, ये हमको दी गई है 15 मीटर। इसके बाद हम लिखेंगे नेत्रिका की फोकस दूरी और वो कहलाता है हमारा एफ ई, नेत्रिका की फोकस दूरी हमारा हो गया आपका एफ ई बराबर, ये हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर। अब हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम बगल में फार्मूला लगाएंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 और इकाई क्या लगा दिया मीटर, और ये हो गया हमारा 0.01 और ये लगा दिया हमने मीटर। फिर आगे चलते हैं, हमको ए नंबर निकालना है। ए नंबर में हम नोट करेंगे कि करना क्या है आखिर हमें। हमको दूरदर्शी की कोणीय आवर्धन क्षमता कैलकुलेट करनी है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि दूरदर्शी की कोणीय आवर्धन क्षमता ठीक है। चलिए भाई, अब आपको पता है कि कोणीय आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, m बराबर, ये कहलाएगी आपकी एफ ओ अपॉन एफ ई। आइए भाई, एफ ओ का मान कितना है 15 और एफ ई का मान 0.01, ये ऊपर बढ़ गया तो ये कितना हो गया आपका 1500। तो आपका आंसर आया दूरदर्शी का कोणीय आवर्धन जो है वो 1500 है। अब हम लोग इसका पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी में क्या है, कहा जा रहा है आपसे कि इसी दूरबीन का चंद्रमा का अवलोकन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अभिदृश्यक लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना अभिदृश्यक लेंस के द्वारा चंद्रमा का जो प्रतिबिंब बनता है उसका व्यास डी रहेगा। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माना अभिदृश्यक लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास ठीक है डी है।
अब हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पर निकालेंगे कि प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण, और ये कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका D/FO। अब D का मान कितना है, ये D/15। चलिए भाई, अब हम सवाल को आगे हल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि चंद्रमा का व्यास, तो नोट डाउन करेंगे चंद्रमा का व्यास, और चंद्रमा का व्यास दिया गया है 3.48 गुणे 10⁻6 और इकाई क्या लगा देंगे, मीटर। इसके बाद हम नोट डाउन करेंगे चंद्रमा के कक्ष की त्रिज्या, तो यहाँ पर लिखेंगे चंद्रमा के कक्ष की त्रिज्या, और ये है हमारी 3.8 गुणे 10⁸ और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। हम सबसे पहले चंद्रमा के व्यास द्वारा निर्मित कोण यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः चंद्रमा के व्यास द्वारा निर्मित कोण और ये हमारा हो जाएगा चंद्रमा का व्यास बटे चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या, तो लिखेंगे चंद्रमा का व्यास बटे चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या। चलिए भाई, अब देखो भाई चंद्रमा का व्यास कितना है, चंद्रमा का व्यास है हमारा 3.48 गुणे 10⁻6 बटे चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या 3.8 गुणे 10⁸8। ठीक है, अब आगे चलेंगे। तो अब क्या करेंगे हम कि प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण वस्तु द्वारा निर्मित कोण के बराबर होता है। ये हमें मालूम है, लॉजिकल। देखिए, कोई भी अध्याय अच्छी तरीके से आप तभी कर पाएंगे जब उस अध्याय का थ्योरी आपने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट की होगी। तो यहाँ पर तभी आपकी थ्योरी पहले पढ़ाई जाती है और आपके न्यूमेरिकल बाद में सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण, चूंकि प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण वस्तु द्वारा निर्मित कोण के बराबर है, वस्तु द्वारा निर्मित कोण के बराबर है, इसलिए आइए प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण क्या है आपका, ये आपका D/, नीचे 15। बहुत सारे लोग इसे DI लिखते हैं, जहां पर I होता है इमेजनरी, मतलब प्रतिबिंब। ठीक, जो इमेजिन किया जाए वही प्रतिबिंब हमारा किरण प्रकाशिकी के अंदर 3.48 गुणे 10⁸6 बटे 3.8 गुणे 10⁸8। अब ये हो जाएगा आपका D बराबर 3.48 गुणे 10⁸6 गुणे 15 बटे नीचे हो जाएगा 3.8 गुणे 10⁸8। ठीक है, चलिए अब हम आगे हल करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, D बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, गुणा करते हैं हम, तो 15 × 120। ठीक, 15 × 120 की 0 हासिल लगा 12, 15 चौको 60, 10 70, 2 72 की 2 हासिल लगा 7, 15 3 45, 46 47 48 49 50 51 52। तो ये हो गया आपका 52। अब ये हो गया 52.20 गुणे 10⁸6। ठीक है, -8 बटे 3.8। ठीक है, D बराबर ये हो जाएगा आपका कितना, 52.20 में 3.8 का भाग दे दिया। आइए भाग दे करके देखते हैं कितना आ रहा है। रफ कॉपी में ही भाग दीजिएगा। मैंने आपसे बताया
कि हम जब भाग देते हैं तो आपके वीडियो को पॉज कर देते हैं, इसीलिए जो टाइम का डिफरेंस होता है वो आपको समझ में नहीं आता। तो ये हो गया आपका 52.20 भागित 3.8 और ये आ गया आपका 13.736 13.736 13.736 लो या ना लो, गुणे 10 की घात -2, ठीक है। और इकाई क्या लगा देंगे? मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। आप लिखेंगे कि चंद्रमा के प्रतिबिंब का जो व्यास है वो 13.73 गुणे 10 की घात 2 मीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास 13.73 गुणे 10 की घात -2 मीटर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है कि दर्पण सूत्र का उपयोग यह व्युत्पन्न करने के लिए कीजिए कि नंबर का किसी अवतल दर्पण के तथा किसी अवतल दर्पण के कुछ यहाँ मिस हो गया, किसी अवतल दर्पण के स्मॉल f तथा 2f, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ बढ़ाएंगे कि स्मॉल f तथा 2f के बीच रखे बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब 2f दूर बनता है। इसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा सदैव प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनता है जो बिंब की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। सी नंबर में उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आकार में छोटा प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। और डी नंबर में अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखे बिंब का आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए भाई शुरू करते हैं। क्या करना है यहाँ पर? दर्पण सूत्र का उपयोग यह व्युत्पन्न करने के लिए कीजिए जो नीचे चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है कि पहले कह रहा है का नंबर, तो का नंबर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख दिया हमने का नंबर। का नंबर में जो कहा जा रहा है वो हम बोल रहे हैं किसी अवतल दर्पण के स्मॉल f तथा 2f के बीच रखे वस्तु, बिंब का मतलब होता है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 2f से दूर बनता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी का जो सूत्र होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी और ये हो गया आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारी हो गई अवतल दर्पण की फोकस दूरी। चलिए भाई सवाल को आगे करेंगे। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि हमको यहाँ बताना है कि अवतल दर्पण के लिए क्या होता है कि जो फोकस दूरी होती है, ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अर्थात वो 0 से छोटी होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अवतल दर्पण के लिए जो स्मॉल f होगा वो 0 से छोटा होगा। इतना हो गया। और आपको पता है कि वस्तु दर्पण के बाईं ओर, ठीक है, अब जब दर्पण के बाईं ओर होगी तो जो u है वो ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि u बराबर या u छोटा है 0 से, तो लिखेंगे चूंकि वस्तु दर्पण के बाईं ओर होती है। अब जो सेंटेंस कह रहा है वो ये कह रहा है हमारा कि किसी अवतल दर्पण के स्मॉल f तथा 2f के बीच रखे बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब 2f से दूर बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो फोकस दूरी है वो हमारी छोटी होगी किससे? u से, और जो u छोटा होगा वो किससे छोटा होगा? 2f से, ठीक है। यही इस सेंटेंस का सार है। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि वस्तु f व 2f के बीच है। तो यहाँ पर ये भी नोट डाउन किया कि वस्तु
एफ व 2F के बीच है। आई, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर जो हमारा फार्मूला था, ठीक, वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा, क्या कि 1/2F ग्रेटर देन 1/U ग्रेटर देन 1/F। ठीक है, चलिए अब ये हो जाएगा आपका कितना, इसी को हम लोग लिख सकते हैं -1/2F छोटा है -1/U से, और वो छोटा है -1/F से। ठीक, चलिए अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर लिखना होगा कि दोनों पक्षों में, या सीधे लिख दें कि 1/F जोड़ने पर। ठीक, अब दोनों पक्ष ही कहा जाएगा 1/F जोड़ने वाले मामले में, तो ये हो जाएगा आपका 1/F माइनस 1/2F, ठीक, लेस देन 1/F माइनस 1/U। ठीक, लेस देन 0। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लेंस का जो सूत्र होता है उससे यहाँ पर लिखेंगे कि क्योंकि लेंस के सूत्र से और जो लेंस का सूत्र है वो है आपका 1/F माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/V। और इसे हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से हमें क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है कि 1/F माइनस 1/2F ये छोटा है 1/V से, और ये हो जाएगा 1/2F ये छोटा है 1/V से, और यहाँ से निकल आएगा कि इसलिए V बड़ा है किससे, 2F से। अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है, चूंकि फोकस दूरी F ऋणात्मक है, इसलिए 2F भी ऋणात्मक होगा। ठीक है, वह V भी ऋणात्मक है, अतः निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक है। वह 2F की परिसीमा में है। इस तरीके से आपने जो इसका पार्ट ए है उसका आपने जितना भी सिस्टम था वह आपने सबके सामने रिप्रेजेंट किया। अब इसका जो बी हिस्सा है वो हम कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया बी। अब बी में क्या कहा जा रहा है जरा समझते हैं। बी में आपसे कह रहा है कि दर्पण सूत्र का उपयोग यह व्युत्पन्न करने के लिए कीजिए कि उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है जो बिंब की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए, और आपको पता है उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो 0 से बड़ी होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है हमेशा। ठीक है, और
वस्तु दर्पण के दाईं ओर होता है, तो लिखेंगे तथा वस्तु के लिए, तो वस्तु के लिए जो u होता है वो हमारा क्या होता है कि दर्पण के दाईं ओर स्थित होता है। तो इसका मतलब होता है कि उसकी दूरी ऋणात्मक होती है, तो वो 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दर्पण के दाईं ओर होने के कारण, दर्पण के दाईं ओर होने के कारण। चलिए भाई, अब आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि लेंस के सूत्र से, अब लेंस का सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा आपका कि 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे कि जो 1/v है वो 0 से बड़ा होगा, ठीक, इसलिए जो v होगा वो भी 0 से बड़ा होगा, ठीक है। इसलिए v हमेशा धनात्मक होगा, तो लिखेंगे अतः v हमेशा, v क्या होता है, v होता है प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक। तो ये हो जाएगा v हमेशा या सदैव धनात्मक होगा, ठीक। अब निर्मित प्रतिबिंब काल्पनिक है और यह वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, अतः निर्मित प्रतिबिंब काल्पनिक है जो वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। अब सी नंबर चलेगा, सी नंबर को हल करेंगे। तो ये हो जाएगा, सी नंबर में क्या कहा जा रहा है उसको नोट डाउन करें। सबसे पहले आपको प्रश्न में बताया गया था कि एनसीईआरटी की मेन पुस्तक है, कमेंट में आप एक आया है, तो हम आपको बता रहे हैं, एक पुराने वीडियो में, अभी वीडियो बनाते समय पुराने वीडियो में कमेंट आया है, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो भी बुक्स हैं अभी वो एनसीईआरटी प्रकाशित किए हैं। इसके बाद हम डॉक्टर कुमार मित्तल जी के पुस्तक का सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। अब सी पार्ट है, उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आकार में छोटा प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच में बनता है। यहाँ पर लिखेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए लिख डालेंगे, उत्तल दर्पण के लिए और आपको पता चल गया कि फोकस दूरी क्या है, 0 से बड़ी होगी, क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक होती है, और जो u है वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अब हम आगे से क्या, जो u है वो 0 से छोटा होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ वस्तु दर्पण के दाईं ओर स्थित होती है। अब यहाँ पर लिखेंगे लेंस के सूत्र से, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। इसलिए यहाँ से आ गया कि 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, ठीक। अब इसलिए ये जो 1/v है ये बड़ा होगा 1/f से, और जो v है वो भी बड़ा होगा हमारा f से, फोकस दूरी से। अतः प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच में होगा, ये बता रहा है। अतः प्रतिबिंब सदैव ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच होगा।
ठीक है। अब आपको पता है कि जो v है वो छोटा होगा मॉड ऑफ u के, ठीक, और प्रतिबिंब आकार में, इसलिए प्रतिबिंब आकार में छोटा होगा। तार्किक अध्याय है। अगर आपने थ्योरी को अच्छी तरीके से सीखा है तभी इस सवाल को आप हैंडल कर पाएंगे। अब इसका अंतिम पार्ट डी नंबर में क्या है, कह रहे हैं कि अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखे बिंब का आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए क्या क्या है हमें कि जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, अर्थात 0 बड़ा होता है। ठीक है। अब वस्तु ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच है। ठीक है। अब आगे चलेंगे, यहां पर हो जाएगा, इसलिए ये बात हम प्रतीकात्मक भाषा के तौर पे जब लिखेंगे तो वो हो जाएगा f लेस देन u लेस देन 0। ठीक है। इसलिए ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा वो लिखते हैं। ठीक, लेंस का सूत्र नहीं, दर्पण के सूत्र से। और दर्पण का सूत्र होता है आपका कितना, ये 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से v ग्रेटर देन 0। ठीक, आता v धनात्मक है वह प्रतिबिंब दाईं ओर काल्पनिक होगा। ठीक है। अब 1/v ये लेस देन 1/u, इसलिए v बड़ा है मॉड ऑफ u से, और प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा। ये आपका आंसर है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल था जो आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 15। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ही हल होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में हम फिर आपसे मुखातिब होंगे। आप कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।